जैसा कि कल हम लोगों ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था तो आप सभी को मैंने बताया था कि हमारा प्रतिशत, क्योंकि वोटिंग उस समय तक चालू थी, तो हमारा जो एसी और पीसी दोनों का प्रतिशत में बढ़ोतरी हुई है। और अभी पीसी वाइज हम लोग पीसी यानी पोलिंग स्टेशन वाइज जब हम उसको कलेक्ट करते हैं तो वो तब एग्जैक्ट हमारे पास इंफॉर्मेशन आती है जब पूरा प्रिसाइडिंग ऑफिसर की 17A जब उनका इंफॉर्मेशन हमें मिलता है। लेकिन जो हम लोग उनसे अभी टेलीफोनिकली और बाकी हमारे कम्युनिकेशन के जो अलग अलग माध्यम हैं उनसे जब हम कलेक्ट करते हैं तब हमारे पास जो फिगर आता है वो अभी हमारे पास है। हर पोलिंग स्टेशन में क्या डाटा हमें अवेलेबल है उसको हम लोग फिर से कंपाइल करते हैं और उसको हम लोग एंड ऑफ द पोल का एक डाटा मानकर इलेक्शन कमीशन को भेजते हैं। अभी जो मैं डाटा आपको बता रहा हूँ वो क्लोज ऑफ पोल का डाटा है। इसमें प्लस माइनस एंड ऑफ पोल का होता है, क्योंकि पोलिंग स्टेशन वाइज प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स की इंफॉर्मेशन के आधार पर जब तक हमें ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन DU से नहीं मिलती है तब तक हम एंड ऑफ पोल का डाटा उसमें फिलअप नहीं करते हैं। तो अब हमारा जो वोटर टर्नआउट है पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी का वो 72.74 है। उसमें अरुणाचल ईस्ट का 76.37 और अरुणाचल वेस्ट का उसमें 70.11। इसके साथ ही जो हमारे एसीज के वोटर टर्नआउट है वो है 76.44। आज हमारी लगभग 2212 पोलिंग स्टेशन से पोलिंग पार्टीज वापस आ चुकी हैं। अभी भी हमारे पास 14 हमारी जो पोलिंग पार्टीज हैं उनका आना बाकी है, जिसमें से 7 ताली कॉन्स्टिट्यूंसी से हैं। 2 जो गाते गेसांग की हमारी पोलिंग पार्टीज हैं वो भी ऑन द वे है। अनिनी में जो अवोका और चेपे 2 पोलिंग स्टेशन हैं वो भी ऑन द वे हैं। और टूटिंग इंक्योंग की टूटिंग, नामिंग और सिंगा 3 पोलिंग पोलिंग स्टेशन हैं उनकी पार्टीज ऑन द वे है। कुछ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग हमारे कुछ जो कैजुअलिटीज़ इस बीच में हुई हैं। कैजुअलिटीज़ मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उन्होंने इलेक्शन करवाते समय एक हमारे जो पोलिंग ऑफिसर थे चोकदाम यांगचांग बोरदुमसा में, उनको हार्ट अटैक आया और उसमें उनकी डेथ हुई। श्री संजय पॉल हैं जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर थे इंक्योंग में, जैसा मैंने बताया कल, उनको भी डिब्रूगढ़ शिफ्ट कर दिया गया था बट अभी उनकी हालत ठीक है। दिनेश कुमार पांडा हैं, ये स्टेट आर्म पुलिस फोर्स जो उड़ीसा की टीम हमारी आई हुई थी कुरुमकुमे में पोस्टेड हैं, उनको भी ट्रिम्स में बाद में हमें शिफ्ट करना पड़ा और अभी हम उनको कोशिश कर रहे हैं कि ही इज़ ऑल्सो ऑन वेंटिलेटर और हम कोशिश कर रहे हैं कि उनको बाहर किसी अच्छी हेल्थ सुविधा के लिए शिफ्ट करें। केसांग गोइबा जो हमारे RO रुमगोंग थे उनको भी थोड़ा सा स्ट्रोक जो आया है, उनको भी हम लोगों ने शिफ्ट किया है। एक नामपुंग रेकांग कैजुअल लेबर थे, वो वाज आल्सो कमिंग एंड देन ही गॉट स्लिप समवेयर एंड देन इंजरी उनको हुई है। वो अपना काइंग में उनको भी भर्ती किया हुआ है उसमें। बाकी हमारे जो EVMs और VVPAT का जो डाटा है वो भी कल से थोड़ा सा बाद में बढ़ा है और उसमें जो BU हैं वो 16 हम लोगों ने चेंज किया, दे वर एक्चुअली फाउंड डिफेक्टिव, एंड CU हमने 20 चेंज की और VVPAT में 36 हमने AC में चेंज किया। PC में हमारा जो डाटा है BUs का 12 है, CU का 18 है और VVPAT का 38 है। अभी कुछ और डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनसे हमें हमारी EVMs के रिलेटेड जो डिफेक्टिव और जो इनको बदलना पड़ा उनकी इन्फॉर्मेशन नहीं आई हैं। उनमें से कुछ 11 ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जैसे पाके केसांग, सियांग, करादादी, ईस्ट सियांग, शियोमी, अपर सियांग, ऐसे कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनसे अभी हमारे पास इंफॉर्मेशन, एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन आना बाकी है। जैसे ही वो इंफॉर्मेशन आती है वो भी हम उनसे शेयर करेंगे। इफ़ एनीथिंग टू बी आस्क्ड, प्लीज।
रीपोलिंग का जैसा कल मैंने बताया था कि ये स्क्रूटनी होने के आधार पर ही है। तो कुरुंकुमे में अभी स्क्रूटनी चल रही है, ईस्ट कामेंग में स्क्रूटनी चल रही है, बोलेंग में कल होगी, सियांग में कल, अपर सियांग में कल होगी, और लीकाबली में भी चल रही है। इसका मतलब है कि इन डिस्ट्रिक्ट्स के अलावा हमारे सब जगह पे स्क्रूटनी हो चुकी है। सो बाय एंड लार्ज इट वाज ए पीसफुल इलेक्शन। इन 4 डिस्ट्रिक्ट से जो इन्फॉर्मेशन जैसे ही आती है रीपोल के बारे में, वो हम लोग फिर क्योंकि आरओ को अपनी रिपोर्ट में भेजना होता है, ऑब्जर्वर अपनी जब रिपोर्ट भेजेंगे तो उसी आधार पर हम इलेक्शन कमीशन को वो रिपोर्ट भेजेंगे। नहीं, कोई रिपोल नहीं होगा, वो रिपोल की कोई खबर नहीं है। मैं बोल रहा हूँ कि स्क्रूटनी के बाद ही वो इन्फॉर्मेशन हमें आती है। यहाँ पर जब तक पोलिंग पार्टीज वापस पूरी नहीं आती है तब तक स्क्रूटनी हम लोग नहीं करते। As of now, कल जो 4 बोला था वही है। बेसिकली अभी 4 मैंने दापुर जो मैं बोला था उनकी स्क्रूटनी चलेगी। उसमें से 4 में से कितने रिपोल वो लोग सजेस्ट करते हैं उस पर डिपेंड करता है। और 1 हमने न्यापिन के लिए बोला था, तो 5 अभी हो गए। बट जी इट ऑल डिपेंड्स ऑन द रिपोर्ट कि उसमें, क्योंकि हमें नहीं पता कि एग्जैक्टली अंदर पोलिंग स्टेशन में क्या हुआ है। तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर की जो डायरी होगी 17A, ऑब्जर्वर की जो रिपोर्ट होगी, वो सारा जो भी आपके कैमराज वगैरह देखने के बाद जो उन्होंने रिपोर्ट देंगे, उसी रिपोर्ट के आधार पर हम लोग इलेक्शन कमीशन को अपनी रिपोर्ट भेजेंगे। सर, स्टेट कांग्रेस ये का पार्टी का ये एलिगेशन है कि 30 to 40% ईवीएम मशीन में अलग अलग डिफेक्ट पाया गया है, नॉन फंक्शनिंग पाया गया है। क्या आप लोगों ने यहाँ से भेजने से पहले चेक करके नहीं भेजा था? क्या ना इतना डिफेक्ट कैसे निकले? नहीं, इलेक्शन डिफेक्ट का मतलब ये होता है कि जब भी एक BU, CU और VVPAT में कोई इशू होता है, आपको भी पता है कि EVM को FLC के दौरान फिर फर्स्ट रेंडमाइजेशन, सेकंड रेंडमाइजेशन और कई सारे चेक होते हैं उसके, और वो जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके आंखों के सामने करते हैं। इवन जब कमिश्निंग होती है उससे पहले भी 50-50 या 5% जब पोलिंग पार्टी जब पोल शुरू होता है उससे पहले भी मॉक पोल होता है। उसके जब हम लोग कमिश्निंग करते हैं तब भी पॉलिटिकल पार्टीज़ के प्रेजेंस में कमिश्निंग होती है और उनसे मॉक पोल कराया जाता है, उनसे खुद से। FLC के दौरान भी जो इंजीनियर आते हैं वो चेक करते हैं। और मशीन का जो डिफेक्टिव है कि कौन सा वायर किस तरह से लगाना है, किस तरह से उसको यूज करना है, अगर वो चीज़ नहीं होती है तब हमारे पास एज पर ECI गाइडलाइन हमें तुरंत उसको रिप्लेस करना होता है। डिफेक्टिव का मतलब ये नहीं कि वो मशीन ख़राब हुई है। अगर हमें किसी प्रकार की कोई ऐसी चीज़ आती है कि कोई एरर उसमें आ रहा है, तो हम लोगों के पास रिजर्व EVM होती हैं और हम लोग तुरंत उसमें वोटिंग हम शुरू करते हैं रिजर्व EVM के साथ। सर, ये उनका ये भी एक क्लेम है कि आप लोग का जो मशीन आपने कल बताया कि रेल का वैसे ढीला हुआ है, लेकिन इनका क्लेम है कि आपका मशीन में कई सारी चीज़ें हैं। मैंने अभी आपको डाटा दिया कि जो EVMs हैं उनमें जब चेंज करते हैं, जब भी कोई एरर आती है, हम उनकी प्रेजेंस में, और जब भी हम लोग किसी भी नई EVM को शुरू करते हैं तो पहले मॉक पोल होता है। और मॉक पोल भी हम लोग उनकी प्रेजेंस में, उनके जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के एजेंट्स हैं, उनके कैंडिडेट्स हैं, उनके सामने पहले मॉक पोल कराते हैं और फिर ही इलेक्शन में उसका यूज करते हैं। ऐसा भी कोई एलिगेशन है क्या सर कि सगाली कॉन्स्टिट्यूंसी में कोई कोई भी दबाव बीजेपी का निकल रहा था? पता नहीं ऐसे कैसी इन्फॉर्मेशन आप कहाँ से लाते हैं? कांग्रेस का एलिगेशन है सर, इसलिए मैं आपको पूछ रहा हूं। नहीं, एलिगेशन ये कैसे हो सकता है जब आपके सामने हमें नहीं पता कि कौन सी EVM कहाँ और किस समय यूज हो रही है। उनके सामने उनको जो कमीशनिंग होती है, जो भी स्ट्रॉन्ग रूम से जब भी कोई EVM निकलती है उसमें उसके नंबर उनको सबको वितरित किए जाते हैं। हमारे साथ भी 3-4 बार मीटिंग हुई, उनके सारे डाउट्स को हमने क्लियर किया। उसके बाद उनके जो एजेंट हैं उनको खुद को EVM में मॉक पोल पहले उनके हाथ से कराया जाता है। जैसा कि बताया कि कमिश्निंग के टाइम में भी उनके सारे रिप्रेजेंटेटिव्स को ध्यान में रखते हुए उनके हाथों से ये पहले मॉक पोल होता है। तो ये कहना बिल्कुल प्रासंगिक नहीं है कि अगर होता तो मॉक पोल के दौरान ये पता चलता और फिर उसी समय VVPAT में कौन सी स्लिप आ रही है उनको हमको डिस्ट्रॉय करना होता है, वो तो उनके सामने ही है। अगर किसी प्रकार की कोई ऐसी कंप्लेन होती तो हमें मॉक पोल के दौरान ही मिलता। कांग्रेस का जो वाइस प्रेसिडेंट है, उन्होंने आज जो सेपा में जो इंसिडेंट हुआ था, खास करके बाबिन का बारे में बताया कि वहाँ बहुत पोल रेजिंग हुआ, काफ़ी मारपीट हुआ वहाँ में,
और जिसका वजह से पूरा पोल प्रोसेस में बहुत डिस्टर्बेंस हुआ। तो दे वांट दैट द पोलिंग प्रोसेस ऑफ दैट पोलिंग स्टेशन शुड बी सस्पेंडेड, अदरवाइज दे मे कैरी आउट डेमोक्रेटिक मूवमेंट इन फ्रंट ऑफ निर्वाचन भवन इन फ्रंट ऑफ निर्वाचन भवन अगर उनको करना है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारा इसमें कोई सीधा कोई रोल नहीं होता है। हमारे पास जो भी डीओ और आरओ की तरफ से जो रिपोर्ट आएगी हम लोग एक सीओ ऑफिस से उसको आगे बढ़ाएंगे। और जैसा मैंने बताया कि वहाँ अभी भी स्क्रूटनी चल रही है। स्क्रूटनी का मतलब ये नहीं है कि केवल एक 4 कागज़ चेक करके इस पर देखा जाता है, उसमें पूरा जो भी आपने बताया कि अगर बामिंग में वो हैं तो उसी समय उनको आरओ के उनके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं आरओ को अपना रिप्रेजेंटेशन दें वहाँ ऑब्जर्वर इलेक्शन कमीशन के, और बहुत सीनियर ऑब्जर्वर वहाँ पर हैं। वो उस वीडियो को देख सकते हैं, वहाँ के पेपर्स को देख सकते हैं, प्रिसाइडिंग ऑफिसर की डायरी देख सकते हैं, बाहर का जो स्थिति उसको आकलन करने के बाद ही वो किसी प्रकार की रिपोर्ट भेजेंगे। और जब मैंने कहा कि वहाँ अभी भी स्क्रूटनी चल रही है तो आई एम नॉट इन पोजीशन टू कमेंट ऑन दिस एलिगेशन। सर जो कैजुअलिटी हुआ है ना, उसके आपको कॉम्पेंसेशन देंगे? बिल्कुल, पहले जैसे कि IRBN के एक हमारे जो नाका पर रागा में एक एक्सीडेंट हुआ था, तो हम इलेक्शन कमीशन की तरफ से उसको 15 लाख रुपए हम लोग ने तुरंत एक एक्स ग्रेशिया पेमेंट हम उसको देते हैं। सर लोंगडिंग में काफ़ी सारा गाड़ी को तोड़ा गया, काफ़ी लोगों को मारा गया, आपके नॉलेज में है कि नहीं मालूम नहीं, और वहाँ के जो पोलिंग जो ऑफिसर होते हैं दारू पी करके जो कैंडिडेट के साथ झगड़ा उगड़ा किया, आपको शायद कंप्लेन मिला नहीं मिला मालूम नहीं, इसके ऊपर क्या कहेंगे? देखिए, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बाहर जहाँ वो होती है उसके लिए स्टेट अथॉरिटीज़ काम कर रही हैं, और हमने साफ भी बोला था कि हम किसी भी प्रकार की कोई भी वायलेंस ना तो अंदर और ना बाहर स्वीकार करेंगे, और जहाँ जहाँ पर भी वायलेंस हुई है उस हिसाब से हम लोगों ने एक्शन भी इनिशिएट किए हैं। और वहाँ पे जो बीजेपी कैंडिडेट जो थे उनके मिसेस पैसा भी बांट रहे थे, ऐसे भी सुनने को मिला है। इस सुनने पर मिलने से मैं इस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा। मैं तो आपको बोलता हूँ कि अगर आप कोई भी एविडेंस मुझे जहाँ मिलते हैं, चाहे वो कोई सीनियर ऑफिसर के अगेंस्ट में हो, चाहे पुलिस अथॉरिटीज़ के अगेंस्ट में हो, चाहे पॉलिटिकल पार्टीज़ के अगेंस्ट में हो, चाहे किसी और पर्टिकुलर पर्सन के अगेंस्ट में हो, जहाँ पे भी हमको शिकायत मिली है और हमें एविडेंस मिला है, हमने एक्शन लिया है। सर लास्ट पोलिंग कहाँ, मतलब कहाँ में सबसे लास्ट पोलिंग ये पोल हुआ है, कितना टाइम तक हुआ है, मतलब पोल कितना बजे तक चला है और क्या रीज़न था उसका इतना डिले होने का? देखिए, हमारे जो आरओ हैंडबुक के हिसाब से आरओ उसमें 5 बजे 4:55 पे जैसे मैंने बताया कि जितने लोग पोलिंग स्टेशन पर पहुंच चुके हैं, चाहे वो 1000 हों, चाहे 100 हों, चाहे 2 हों, उनकी लिस्ट जो वोटिंग जो स्लिप है वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर बाहर आकर देता है। और जैसे अगर 1000 लोग हैं तो 1000 वो स्लिप देगा, और 4 लोग हैं तो 4 स्लिप देगा। अब वो कितनी बजे तक चले उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये है कि उनको सबको वोट देने का अधिकार है। इसमें थोड़ा सा काफ़ी लोगों ने हम लोगों को फ़ोन भी किया, खास करके जयरामपुर से हम लोगों को जो एक शिकायत मिला था कि EVM को बदला गया था रात को 12 बजे। तो क्या टेक्निकल प्रॉब्लम है ना? नहीं, अगर 12 बजे तक भी वोटिंग, तो सर एक चीज़ है, या तो क्या हम मान लें कि 2 दिन वोटिंग प्रोसेस हुआ अरुणाचल में? देखिए, वो 2 दिन हो चाहे 4 दिन हो, बेसिकली जितने लोग पोलिंग स्टेशन पर आ गए 4:55 पर, उस समय के बाद चाहे कितने भी लोग हों, सबको वोट देने का अधिकार है। 12 बजे उस पर्टिकुलर जो EVM है उसमें उसका टाइमिंग जो 12 बजे के बाद वो उसको क्लोज करना होता है, और अगर आपको 12 बजे तक भी वोटिंग चल रही है तो फिर उसको दूसरी ही पोलिंग जो EVM है वो यूज करनी पड़ेगी। आज सुबह कितना बजे तक सर अरुणाचल में, क्योंकि जहाँ तक हम लोगों को खबर मिला था लगभग 15,000 का स्लिप दिया गया था, 15,000 लोगों को पूरा, वो भी हम लोग गिनती कर रहे हैं कि टोटल कितने हर पोलिंग स्टेशन के वाइज कितने वोटर स्लिप डिस्ट्रीब्यूट किए गए, वो हम लोग आपको डाटा मुहैया करा देंगे। वो भी हमारी वेबसाइट पे भी होगा और हम लोग इन्फॉर्मेशन भी शेयर करेंगे। ये जो कॉम्पेंसेशन मतलब डेथ के लिए कितना देंगे और ये इंज्यूर्ड के लिए कितना? वो हम इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइन के हिसाब से एक्स ग्रेशिया पेमेंट जो भी होता है, इसमें अगर इंजरी हुई है, किसी की डेथ हुई है, वो एज पर द स्टेचुटरी जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से दिया जाएगा। बट डेथ में हमने 15 लाख रुपए का प्रोविज़न रखा है। सर जैसे कि ड्यूरिंग पोलिंग स्टेशन जब ड्यूटी लगता है तो उसमें हेल्थ को वो लोग अंडरटेक करके नहीं देखते हैं क्या?
हेल्थ वाइज? नहीं, ऐसा नहीं है। सारे जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं वो जब उनका रिक्विजिशन किया जाता है तो उनकी ड्यूटी हम लोग नहीं लगाते हैं। उनकी ड्यूटी होती है रैंडमाइजेशन के आधार पे। कौन सी पोलिंग, जैसे मैंने बताया कि कौन से पोलिंग बूथ पे कौन सी मशीन जाएगी, कौन व्यक्ति जाएगा, दैट इज़ ऑल्सो डिसाइडेड आफ्टर रैंडमाइजेशन। इसलिए वो बिल्कुल लॉटरी की तरह होता है। आप अगर जो पर्टिकुलर किसी भी प्रकार का एलिगेशन अगर लगाएं कि उस पर्टिकुलर बूथ पर एक ईवीएम को यूज़ किया गया या उस पर्टिकुलर आदमी को यूज़ किया गया, वो नहीं होता है। एक्सेप्ट कुछ एग्जम्पशंस हमने इस बार लिया था जिसमें जो हमारे रिमोट एरियाज़ हैं जहाँ पे चलना बहुत ज़्यादा पड़ता है, वहाँ पे हमने यूथ मैनेज्ड पोलिंग स्टेशंस रखे थे ताकि वहाँ बड़े बूढ़े जो लोग हैं उनको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो और वहाँ जाना ना पड़े। तो एग्जम्पशन के आधार पर इलेक्शन कमीशन में और हमारे यहाँ पे कई ऐसे रिमोट एरियाज़ हैं जिसमें बहुत सारे सरकारी जो हमारे ऑफिसर्स होते हैं वो नहीं होते हैं, तो हम लोग एक जो पोलिंग ऑफिसर है उसमें कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉइंटमेंट में जो है उनको भी हम यूज करते हैं, जो कि सीधा उसका पोलिंग से कोई संबंध नहीं होता। ऐसे एग्जम्पशंस हम लेते हैं रिमोट एरियाज़ के लिए। बट अगर किसी पर्टिकुलर हेडक्वार्टर में या आसपास में जहाँ पर हमारे पास ऑफिसर्स उपलब्ध हैं, जहाँ पर हमारी रैंडमाइजेशन की आवश्यकता है, वहाँ हम लोगों को नहीं पता होता कि कौन किस समय किस व्यक्ति को ये ड्यूटी मिलेगी। और जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं उनका ये उनकी ड्यूटी होती है, रिक्वेशन किया जाता है, उस आधार पर उनकी ड्यूटी लगती है। सर मैंने इसलिए पूछा क्योंकि ये जिस मतलब केसेस से हुआ है, जैसे कि किसी का स्ट्रोक हुआ है, किसी का हार्ट अटैक हुआ है, ये सब तो ज़्यादातर हेल्थ इश्यूज जो ओल्ड हिस्ट्री जिनका हेल्थ इश्यूज होता है ना उनका ही होता है, तो वो लोग ऐसे कुछ। अब ये इसके बारे में तो कुछ बोला नहीं जा सकता कि हमारे जैसे आरओ हैं अभी रुंगों के, वो भी बीमार हुए, है ना। यानी कि कितने लोग हैं, मैंने बताया 50,000 से लोग ज़्यादा इस बार इलेक्शन में काम कर रहे हैं, और 50,000 में से अगर 4 लोगों को किसी प्रेशर की वजह से किसी उस पर्टिकुलर व्यवस्था में 4 लोगों को अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो हम लोग उसको एक जस्टिफाई नहीं कर सकते या जनरलाइज नहीं कर सकते कि कुछ लोग बीमार थे इसीलिए उनको ये परेशानी हुई। सर लास्ट क्वेश्चन, एक वीडियो वायरल जा रहा था सोशल मीडिया में भी और कुछ कुछ पोर्टल्स में भी चलाया गया था, जहाँ पे कुछ पोलिंग ऑफिसर्स लोग हैं, पर्टिकुलरली पायून जो सर्कल है वहाँ पे पहाड़ों में चल के वो लोग ये को लेके ऑफिसर्स लेके जा रहे थे। एंड देन सम पीपल वर सेइंग कि ये एक्चुअल रूट है, ये शॉर्टकट रूट है, वो एग्जैक्ट रूट एक है ब्रिज है, लेकिन वो जिस तरह दिखाया जा रहा था वो पहाड़ों पे जा रहा था। इफ यू कैन वेरीफाई ऑन दैट। अगर आप हमको वीडियो भेजेंगे तो हम लोग उसको वेरीफाई करा देंगे। हाँ, वहाँ पे क्योंकि आपके रीच में अभी तक नहीं है ऐसे हम लोग हर वीडियो को और इसको इस प्रकार से वेरीफाई क्यों हमें वीडियो बस क्वाइट बहुत हार्ड पेनफुल था हर कोई देख के। मतलब मैंने भी जब देखा वो पहाड़ों पे, मतलब ये नॉर्मल पर्सन पे चला नहीं जाएगा उस पे। नहीं ऐसे देखिए, ऐसे तो मैंने बताया ना कि अरुणाचल का टेरेन बहुत मुश्किल है कई जगह, और बारिश होने के बाद और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और कई ऐसे हमारे पोलिंग स्टेशन हैं जहाँ पे फुट मार्चेस के द्वारा ही चले जाते हैं। कई P3 हैं, 3 दिन चलना है, 4 दिन चले भी हैं, 2 दिन का भी है, 1 दिन का भी है। तो वहाँ ये मुश्किल तो है। इवन मैंने बताया कि नेशनल मीडिया में भी मैंने देखा कि कई न्यूज़ चैनल्स ने भी इसको दिखाया कि हमारे यहाँ पे कितना मुश्किल है कि पोलिंग पार्टीज़ कितनी मुश्किल के साथ जाती है। और उन सब का हमको धन्यवाद देना चाहिए कि पोल कराने के लिए ऐसी जगह पे भी जाकर हम लोग पोल करते हैं। एक वोट के लिए भी 6 घंटे चलना पड़ता है यहाँ पे। टोटल यूथ मैनेज पोलिंग स्टेशन कितना है? हे भगवान, आपको हर बार बताया सर, बहुत अच्छी बात है। हर बार देना पड़ता है। बुजुर्ग लोगों को नहीं भेजते, यूथ मैनेज पोलिंग स्टेशन भी बनाया बोलते हैं। ये सब स्पेशल क्रिएटिव आप लोगों ने किया जी, तो लोगों को भी जानना जरूरी है। ये मैंने आपको शायद शुरू में बताया था। हर बार बताया 162। ठीक है, ये डाटा भी हम आपको दे देते हैं। सर एक चीज और थोड़ा सा जानकारी। बट यूथ मैनेज वहीं होंगे जहाँ पर पैदल जैसे बता रहे ना, जहाँ चलना पड़ेगा इसमें। सर क्योंकि पोलिंग काफी रात तक डाटा नहीं मिला, तो साइट एक चीज बता दीजिए जी, यदि जानकारी है सर। हाँ, कितना बजे तक आज सुबह तक पोलिंग होते रहा और कहाँ में हुआ? लास्ट पोलिंग कब हुआ सर? वो डाटा हमको ऐसे टाइमिंग वाइज सर आपको याद होगा कि हमारा पोलिंग संपन्न हो गया, बोलते आज खत्म हो गया वोटिंग प्रोसेस।
वो एक चीज़ बता दें। नहीं, हम बता रहे हैं ना कि जैसे कल मैंने कुछ डिस्ट्रिक्ट्स के नाम बताए थे, जहाँ से कि चांगलांग है, बोरदुमसा में, नामसाई, दोईमुख, फिर उसके बाद जीरो याचुली में, फिर अपर सियांग गेकू में, फिर पासीघाट में, बहुत सारी जगह पे हैं जहाँ पे लाइन थी रात को और वहाँ पर वोटिंग चल रही है। कहीं भी 2 बजे तक भी हम लोग टच में था सर, कहीं पे polling हाँ, station तो में। लेकिन लास्ट हम लोग जानना चाहते हैं कि लास्ट वोटिंग कहाँ हुआ सर? वो भी जैसे ही हमको मिलता है आपको दे देंगे टाइमिंग वाइज। सर हाईएस्ट पोलिंग को कौन सा कॉन्स्टिट्यूएंसी है और सबसे लोएस्ट? वो डाटा अगर पीसी वाइज चलें हम लोग, एसी वाइज, तो ईटानगर में 38 के आसपास हमारा सबसे लोएस्ट अभी दिख रहा है के आसपास। ईटानगर एसएमसी कॉन्स्टिट्यूएंसी? जी जी, सारा ना, सारा ईटानगर? ओनली ईटानगर कैपिटल, आई एम टॉकिंग अबाउट ईटानगर पीसी में, ठीक है। और बहुत अच्छी संख्या में लोगों का, जैसे 84, 33 पोलिंग स्टेशन नहीं भाई, 33% जो वोटर टर्नआउट। उसके बाद जैसे पालिन में 84% है, 84 ही लुमला में है, देन सर लुमला भी आपने बताया था। मैं बताता हूँ, 91% हमारा चांगलांग साउथ में है, 85% पोंगचुआ वाका में है, कानूबारी में 91% है। तो इस प्रकार से जो हाईएस्ट है वो भी काफ़ी 90-95% भी हुए हैं। इनका सर पूछना था कि अरुणाचल में कौन सा पोलिंग स्टेशन में हाईएस्ट पोल हुआ है और कौन सा पोलिंग स्टेशन में लोएस्ट पोल हुआ है? लोएस्ट पोल मैंने बोला ना, ईटानगर में सर जो परसेंटेज कैपिटल। नहीं पूछ रहा सर, एक पोलिंग स्टेशन जिसको आप याद करेंगे सबसे कम पोलिंग हुआ है। आप कॉन्स्टिट्यूंसी बता रहे हैं सर, पोलिंग स्टेशन का कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं बता रहा हूँ मैं, परसेंट बता रहा हूँ, वोटर टर्नआउट यानी सर हम लोग पोलिंग स्टेशन का बात कर रहे हैं सर, आप परसेंटेज का बात कर रहे हैं। ओवरऑल आप नो सर, Single polling सेक्टर, हियर इन एफ सेक्टर सिंगल पोलिंग स्टेशन Yes, की sir. अगर आप बात करोगे तो जो Highest और हाईएस्ट lowest है। 100% हुआ है हमारा हाईलियांग की एक कॉन्स्टिट्यूंसी है, मालोगा। सर न्योबिया, हम लोगों को खबर मिला था न्योबिया 864 पोलिंग, क्या सही है क्या? इट इज द हाईएस्ट पोलिंग परसेंटेज इन अरुणाचल प्रदेश। हाईएस्ट तो 100% होता है, और यस सर, वो आई एम सेइंग अबाउट 100%। तो वो हाईलियांग हुआ ना। नो, न्योबिया पोलिंग स्टेशन इन ताली, वेदर इट इज करेक्ट और नॉट? No, I don't get। तालिका तो अभी हमारे पास पार्टी आनी है,